बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद नावल इश्क-दी-बाज़ी जिसकी राइटर है रेहाना आफ्ताब। उसकी ये 23 एपिसोड है, आई थिंक सो 23 एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। मुनज़्ज़ा जब से अस्पताल से लौटी थी उन्हें चुप सी लग गई थी। ईशान जहाँ ने घर छोड़ने पे बहुत इसरार किया था लेकिन मुनज़्ज़ा का इनकार इकरार में नहीं बदला था। मावरा के तेवर भी काबिल दीद थे। ईशान जहाँ का शरीफाना रवैया उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन मुनज़्ज़ा की मौजूदगी में वो कुछ कहने से कासिर थी। इस सारे मामले में अनुषा बिल्कुल खामोश थी। मावरा और उसके बीच ईशान जहाँ के हवाले से इतनी बातें हो चुकी थी कि उसे उसके अंदाज पे बेहद हैरत हो रही थी। कहाँ तो वो उसे बेहद मगरूर और बदतमीज़ शख्स समझती थी और कहाँ मावरा के कड़वे और तल्ख लहजे के जवाब में भी उसके माथे पे शिकन तक ना आई थी। वो उन्हें घर तक छोड़ने पे कमर बस्ता था, लेकिन मुनज़्ज़ा के इनकार के बाद उसने ना सिर्फ ऑटो भी खुद ही करवा के दी बल्कि खामोशी से किराया भी अदा कर दिया, जिसकी खबर उन्हें घर पहुँच कर हुई जब ड्राइवर ने किराया लेने से इनकार करने के बाद हकीकत बताई थी। मावरा ड्राइवर पे बिगड़ने लगी थी, लेकिन मुनज़्ज़ा खामोशी से घर के अंदर चली गई थी। ये शख्स आखिर चाहता क्या है? अम्मा ना होती तो आज उसकी वो इज्जत अफजाई होती कि सारी ज़िंदगी याद रखता। जाने क्यों ड्रामा कर रहा है, बाप राह से हटाने के लिए पेशकश कर रहा है और ये खुद हीरो बन रहे हैं। चादर उतार कर पलंग पे फेंकते मावरा आवाज़ दबाकर गुस्सा में बोली थी। ईशान जहाँ की सूरत देखकर एक बार फिर मुनज़्ज़ा की लगाई पाबंदी बड़ी शिद्दत से महसूस हुई थी। उसकी कामयाबी की राह में वो ऐसा खारदार कांटा बनकर उभरा था कि वो किसी सूरत उसकी शक्ल देखने की भी रवादार नहीं थी। खुदा कि वो हमदर्दी का चोला पहनकर सामने आकर अच्छाई और इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा था। जी तो चाह रहा था उस बहरूपिये का मुंह ही नोच लूँ। मुसक जुलबलाई। अनुषा ने खामोशी से पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। पानी पी लो, अपनी ज़बान ख़राब करना बेकार है। वो सुनने को मौजूद नहीं है। लेकिन उसकी हिम्मत देखी तुमने? यूँ हमदर्दी जता रहा था जैसे हमारा सगा हो। मुनाफिक इंसान। पानी का गिलास थाम कर भी उसका गुस्सा कायम था। तुम्हारी बातों से 100% इत्फाक करने के बाद भी सच ये है कि आज उसकी इंसानियत के बायस अम्मा को ना सिर्फ बरवक्त तिब्बी इमदाद मिली, बल्कि ईशान जहाँ की पर्सनैलिटी के बायस अम्मा को लावारसों की तरह ट्रीट नहीं किया गया। वरना इस तरह के हादसे में मुतासरा लोगों के साथ क्या सलूक होता है तुम भी इससे वाकिफ़ हो। उस वक्त ईशान जहाँ ने इंसानियत का पूरा हक अदा किया। अम्मा के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना वक्त बर्बाद किया, जबकि उसे ये तक पता नहीं था कि वो तुम्हारी अम्मा है। फिर उसके अमल को ना सराहना ज़्यादती होगी, क्योंकि उसने किसी वाह वाह के लिए ये सब नहीं किया। फिर कैसे बहरूपिया साबित हुआ? अनुषा नरमी से हकीकत बयान कर गई। मावरा फिर भी मातरफ ना हुई। तुम जो भी कहो, मगर मैं उसे कभी भी प्लस पॉइंट देने को तैयार नहीं हूँ, वो नखवत से कह गई। ओके बाबा, ना दो। तुम्हारा गुस्सा और बिगड़ना भी अपनी जगह बजा है, लेकिन जाने क्यों मुझे लग रहा है वो दिल का बुरा नहीं, बस तुम लोगों की गलत ठन गई है। अनुषा को जैसे अफसोस हुआ। हाँ, दिल का बुरा नहीं। उसके हाई प्रोफाइल वालिद मोहतरम को ख्वाब में इल्हाम हुआ था कि उनके जाननशीन को मावरा नाम की लड़की तकलीफ़ पहुंचा रही है, और वो नींद से बेदार होते ही मुझे धमकाने आ गए। जितना बड़ा नाम उतने छोटे काम, और इसी की पादाश में अम्मा ने मुझ पर यूनी के दरवाजे बंद करा दिए। तुम क्या, कोई भी उसकी लाख तारीफ़ करे, लेकिन मैं क़यामत तक उन बाप बेटे को माफ़ नहीं करूँगी जिसकी वजह से मेरा बरसों पुराना ख्वाब मिट्टी में मिल गया। जो उसे कहते आखिर में लहजा गुलोगीर हो गया। अनुषा को भी एहसास था, तभी जवाब में कुछ नहीं बोली। अनुषा, मावरा। मुनज़्ज़ा की कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी। अम्मा बुला रही हैं, उन्हें कुछ खिलाकर दवा भी देनी है। इस सारे किस्से में हमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। चलो पहले अम्मा की सुन ले। अनुषा ने जल्दी से उठते उसे भी इस फेज से निकालने की सही की। वो भी माँ का एहसास करके उठ गई थी। शनाया, जल्दी आओ। उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर शाज़मा जल्दी आने के लिए आवाज़ लगाकर तेज़ी से चली गई थी। वो जल्दी जल्दी बालों में ब्रश फेरकर कमरे से निकली और अचानक सामने से आने वाले शाजिब शमून से टकराते हुए बची। ये हवेली है, कोई रेस कोर्स नहीं। हवेली में रहने के आदाब आपको गूगल से नहीं मिलेंगे। बेहतर है बड़ों के पास बैठकर मशरकी लड़की बनने के असूल सीखिए। इस मतभेड़ पे वो कड़वे कसीले लहजे में गोया हुआ। शनाया के चेहरे के जाविये बिगड़ने लगे, लेकिन उसने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा और एक तरफ से निकलने लगी। 1 मिनट, उसके गुरेज ने गालबन अच्छा असर नहीं छोड़ा था। तभी वो उसके रूबरू आकर राह में हायल हो गया। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि सूलिये में तफरी के लिए जाओगी? टाइट जीन्स, शॉर्ट टॉप और गले में मौजूद मुख्तसर से स्कार्फ को गिरा लगाकर गले में डाले। वो उसे मुताज्जिब कर गई। तफरी के लिए अबाया पहनकर जाऊं? वो सख्त जुलाई। क्यों? तफरी के वक्त औरत को पर्दे के हुक्म से इस्तिस्ना हासिल है। जवाबन वो उससे ज़्यादा कड़वे लहजे में गोया हुआ। हवेली तो दरकिनार, अब अपने शहर में भी आप इस हुलिये में घूमें तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई होगा भी नहीं, आई एम श्योर। उसके हाकमाना अंदाज पे वो तनक गई। ज़बान दराज औरतें मुझे कतई पसंद नहीं। वो उस जवाब पे घूर के रह गया। सवाल मत करे, जवाब नहीं आएगा। अंदाज पुरसुकून था। शराफत से अंदर जाइए और कोई ढंग का लिबास पहनकर चादर लेकर आइए। हुक्म सादिर हुआ। और जो हुक्म मानने से इनकार कर दूँ? वो निडर हुई। शाजिर शमून चंद सानियों से घूरता रहा, फिर कमाल सुकून से हाथ सीने पे रख कर गोया हुआ।
फिर मैं बड़े आराम से आपको दाजान के सामने ले जाकर दुहाई दूंगा कि कैसी मगरबी तर्ज की पोती मेरे मत्थे मार दी है। ऐन मुमकिन है इसके बाद वो ताहयात आकर शहर के दरवाजे बंद कर दे और वापस घर जाने की आपकी ख्वाहिश कभी शर्मिंदा ताबीर ना हो। चचा जान और चची जान की अलग क्लास लगे। उन्होंने किस तर्ज पे आपकी परवरिश की है? उसने इतने आराम से भयानक हकायक की मंजर कशी की कि वो दांत पे दांत जमा के रह गई। करना तो मैं भी नहीं चाहता, बड़ों की तरबियत पे उंगली आप उठवा रही हैं। उसकी अयारी पे वो कहीं सानिया घूरती रह गई। दिया और वक्त तक बात जाती तो उल्टा उसी की शामत आ जाती कि वो ऐसे कपड़े लेकर ही क्यों गई। बेहतर है जाके कमरे में आराम करे, तफरीह कोई इतनी ज़रूरी भी नहीं आपके लिए। उसकी बातों से चिराग पा हो गए। वो जो वाकई न जाने का सोच रही थी, मना करने पर अना का मसला बना गई। जाना तो मैंने लाजमी है। उसे घूर के वापस अंदर चली गई और जब चंद लम्हों बाद ब्लैक और फान कलर के मशरकी लिबास में शफून का दुपट्टा लिया आई तो शाह को सामान से बात करते देखकर जाने क्यों झुंझलाई। आओ शनाया, निदा ने आवाज़ दी तो वो सिम चली गई। चादर नहीं ली तुमने? फरियाल खाने पीने की चीज़ें साथ लेकर आई थी। उसे दुपट्टे में देखकर हैरत का इजहार किया। चाची मेरे पास चादर नहीं है। मम्मा लेकर तो आई थी, शायद गलती से साथ ले गई। वो कुछ शर्मिंदा सी हुई। शहर में तो दुपट्टे में ही घूमती थी, लेकिन यहाँ सबको चादर लपेटे देखकर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पहले शाह का टोकना, फिर फरियाल का इस्तजाब भरा सवाल कुछ शर्मिंदा सा कर गया। ऐसी क्या बात है? कह देना था ना चंदा, यहाँ तो काफ़ी चादरें हैं। रुको मैं अंदर से भिजवाती हूँ किसी के हाथ। फरियाल नरमी से उसका रुखसार छूकर पलटी। वो सामने ही तो खड़ा था। उसके लहजे की शर्मिंदगी महसूस करके या फिर देर होने का एहसास करके अपने कंधे पर मौजूद ब्राउन चादर को उतारकर उसने गाड़ी में बैठने के लिए झुकी शनाया के शाने पर डाल दी थी। उसकी हरकत इतनी बेख्तियारी थी कि सम्मान तो खांस के रह गया। निदा समेत बाकी सब ने यह मंजर देखा तो अपनी हंसी दबाकर एक दूसरे को आंखों के इशारा रुकने लगे थे। भाभी, पहले बताना था कि ये ब्रो की चादर लेने का बहाना चाहिए था। वो छेड़े बिना न रह सका। मम्मा अंदर से चादर भेजने की जहमत करने के बजाय अपने बहू के लिए संभाल के रख ले। उसकी ऊंची आवाज़ पे फरियाल मुस्कुरा के चल दी। निकलना भी है या नहीं? शाजिर शमून उसके बाजू पे धप रसीद कर गया। जो हुक्म सरकार। वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया और शाजिर ड्राइविंग सीट पे आ बैठा तो उस पर खुला कि आधी लड़कियां सम्मान की गाड़ी में मौजूद है और उसे भी यकीनन सम्मान ने ही तैयार किया होगा। वो खुद को मिरर में देखने लगी। खासा एलिगेंट लुक था जो आज से पहले नहीं लगा था। वो खुद को देखने में इसी तरह मसरूफ़ थी कि काफ़ी देर बाद एहसास हुआ कि उसकी चढ़ती निगाह भी मिरर पर पड़ रही है। चादर से उठती उसकी मखसूस महक और मिरर पर जताती नज़रें उसका हलक तक कड़वा कर गई। न चाहते हुए भी वो उसके अंदाज से जल कर खुद को बेबस महसूस कर रही थी और ये उसे अपनी हार लग रही थी। चौधरी वक्त लंबी छुट्टी के बाद हॉस्पिटल आए तो घंटों उन्हें सर खुजाने की फुर्सत ना मिली। शाम तक मसरूफियत का ये आलम रहा कि उन्होंने खाना भी नहीं खाया। अब जो फरागत मिली तो चाय के साथ स्नैक्स मंगवाकर खाने के बाद उन्होंने पीए को अपने कमरे में तलब कर लिया। सर, आपकी गैर मौजूदगी में 2 इमरजेंसी केस आए थे जो आपकी हदायत पर डॉक्टर राहिल को भेज दिए गए थे। कुछ ज़रूरी अपॉइंटमेंट्स हैं जो कल की हैं। मैंने उन्हें कंफर्म कर दिया, लेकिन सर एक मिस है, मिस मावरा। वो कमोबेश रोज़ ही आपकी वापसी के लिए कॉल करके पूछती रही और उनकी हदायत थी कि आप जैसे ही तशरीफ़ लाएँ उन्हें इतला दी जाए। इत्फाक से बस आज ही कॉल नहीं आई उनकी। पीए पेशा वराना अंदाज में दीगर मरीजों के अहवाल के साथ मावरा के बारे में भी बताया गया था। अगर कोई इमरजेंसी थी तो आप उन्हें डॉक्टर रहील या डॉक्टर जुनैद के पास भेज देते। चौधरी बख्त को तशवीश हुई। सर, मैंने कोशिश की, लेकिन मोहतरमा का इसरार था कि वो आपको ही दिखाएंगी। पीए ने कहा, अगर आपके पास उनका नंबर है तो आप उन्हें कॉल करके मेरी आम से बाखबर कर दें। बेहतर सर। वो मुअद्दिब अंदाज में सर हिलाकर मावरा को कॉल मिलाने लगा था। फ्री हैं? एक ज़रूरी बात करनी थी। सहबा कमरे में आई तो चौधरी जहांगीर को जागते पाकर बड़ा जमान हुई। वो नींद से बेदार होकर फ्रेश हो चुके थे। मुलाजिम को चाय के लिए इंटरकॉम भी कर चुके थे। तभी सहबा से पहले चाय आ गई थी। क्या बात है, कहो। चाय के सिप लेते उन्होंने दूसरे हाथ में मौजूद रिमोट से चैनल चेंज किया। बच्चों की शादी के मुतालिक आपने क्या सोचा है? कब तक करनी है? सहबा बात शुरू करने से पहले उनका अंदिया लेना चाह रही थी। शाह और शनाया का निकाह हो गया। आगाज़ तो समझो हो ही गया है। ख़ानदान में शादी का हमारे बच्चों की बारी भी आ ही जाएगी। शाह ने इंशरा के लिए मना कर दिया। अगर हाँ करता तो मुमकिन है मैं पहले उसी की कर देता। बारी का इंतज़ार भी नहीं करता। बारी को तो आप रहने दें। हवेली के इतने सारे लोगों में जाने कब मेरे बच्चों का नंबर आए। हवेली के जिक्र पर सहबा का हलक कड़वा होने लगा, लेकिन चूँकि बात भी हवेली के हवाले से करनी थी तो हत्तुल इम्कान लहजा नरम रखा। तुम्हारी नज़र में कोई माकूल रिश्ता है तो मैं बारी का भी इंतज़ार नहीं करूँगा। चौधरी जहांगीर के अंदाज से उन्हें हौसला मिला। हाँ, माकूल तो है और रिजेक्ट करने का कोई जवाब भी नहीं दोनों तरफ से। सहबा की दलील पर वो आराम से चाय ख़त्म करके अब सिगरेट सुलगाने लगे थे। ईशान के लिए कौन लोग हैं? कहीं भी बात करने से पहले तसल्ली कर लेना। मैं अपने बच्चों की पसंद को अवलियत दूंगा। चौधरी जहांगीर आइडियल बाप थे, लेकिन सिर्फ ईशान जहाँ और नरमीन के लिए। आप फिक्र ही ना करें, मैं कब अपने बच्चों के ख़िलाफ़ जाती हूँ। ऐसा होता तो इंशरा के लिए
जोर देती, जिसकी वजह से बहन का मुंह बन गया है। सहबा का हवाला माकूल था। चौधरी जहांगीर सर हिलाने लगे। और ईशान के लिए नहीं, मैं नरमीन के लिए बात करने आई थी। नरमीन के लिए आपका भतीजा समहान कैसा रहेगा? सहबा सवाल करके उनका चेहरा तकने लगी। नरमीन की ख्वाहिश है या तुम्हारी? तुम्हें तो गांव ज़रा भी पसंद नहीं। चौधरी जहांगीर के चेहरे पे एक लम्हे के लिए हैरानी सवाल बन के उभरी थी। ख्वाहिश तो नरमीन की है, रही पसंद नापसंद की बात, तो आपको भी तो गांव में रहना पसंद नहीं। जो आपको पसंद होता तो शायद मेरी पसंद भी बदल जाती। कमाल चालाकी से वफा दिखा गई। वो ज़रा सा मुस्कुरा दिए। आपकी क्या राय है समहान और नरमीन के लिए? सहबा असल बात की तरफ आई। अच्छी राय है। समहान काबिल लड़का है, फिर भतीजा भी है। उसकी सलाहियतों की तो बहुत तारीफ़ सुनी है। चौधरी जहांगीर तारीफ़ करने लगे। आप बाबा जान से जल्द नरमीन के रिश्ते की बात करें। वो बेसब्री हुई। तुम बेफिक्र रहो, बात तो मैं कर लूँगा। तुम नरमीन से कहो मंगनी की तैयारी करें। अपनी बेटी की खुशी बहुत एहतमाम से करूँगा। वो भी खुश नज़र आ रहे थे। और साथ ही अच्छा सा बंगला देखना शुरू कर दे, जो हम नरमीन को जहेज़ में देंगे, जहाँ नरमीन और समहान शादी के बाद रहेंगे। सहबा अपनी तरफ से सब तय किए बैठी थी। चौधरी जहांगीर भी सर इस बात में हिलाने लगे। दरवाजे से लगी नरमीन के चेहरे की खुशी दीदनी थी। मावरा कहाँ है? अनुषा को आते देखकर मुनज़्ज़ा ने नहीफ आवाज़ में दरियाफ्त किया। कोई कॉल सुन रही है, आ जाएगी। आप खाना खाइए, फिर दवा भी दूंगी। अनुषा खिचड़ी निकाल लाई थी, जिसकी तरफ मुनज़्ज़ा ने आंख उठाकर भी नहीं देखा था। तुम दोनों खा लो, परेशान रही होगी सारा दिन। उन्हें अच्छी तरह याद था घर में सब्जी नहीं थी, वही लेने गई थी। अनुषा, बहुत खुशी की खबर है। मावरा तेज़ी से बोलते ही कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर बग छुट्टियों से वापस आ गए। उनके पीए की कॉल आई थी। उसके तमतमाते चेहरे को देखते अनुषा जवाबन खुशी का इजहार कर रही थी, क्योंकि उसे बीमारी की असल नोयत का पता नहीं था। लेकिन मुनज़्ज़ा की गिरती सेहत उसके लिए सिवा अलिया निशान थी। मावरा की कोशिश इसी सिलसिले की कड़ी लगी थी। अलबत्ता चौधरी बग का नाम सुनकर मुनज़्ज़ा के चेहरे पर एक साया सा लहराया था। अम्मा, हम कल हॉस्पिटल जाएंगे। मावरा उनकी तरफ मुतवज्जे हुई। अनुषा की शादी तक मैं कहीं नहीं जाने वाली। मबादा डॉक्टर एडमिट कर ले, फिर तो हो गई मेरी बच्ची की शादी। मावरा, तुम भी ढूंढ ढांड कर बातें लाती हो। नागवारी को उन्होंने इस तरह अपने लहजे में समोया कि एक पल को मावरा भी चुप रह गई। आपका इलाज शादी से ज़्यादा ज़रूरी है अम्मा। अनुषा ने लबकुशाई की। हम बता देंगे डॉक्टर को कि हमारे घर में शादी है, और फिर अभी तो सिर्फ चेकअप के लिए जाना है। मावरा ने बात आगे बढ़ाई। ज़्यादा अम्मा बनने की ज़रूरत नहीं है। कल से तुम लोग शॉपिंग शुरू करो। मैं भी डेकोरेशन और पकवान वाले को पैसे दे आऊँगी। अनुषा का जो दिल हो अपनी पसंद से ले लेगी, मुनज़्ज़ा ने हतमी लहजे में कहा। तो दोनों चुप हो गई कि माँ उसे बहस की तो आदत नहीं थी। अनुषा के सामने वो ज़्यादा इसरार भी नहीं कर सकती थी, इसलिए कल का काम उसने कल पे छोड़ दिया। जब अनुषा स्कूल चली जाती तो वो आराम से बात कर सकती थी। तुम दोनों अपना खाना भी निकाल लाओ, मिलकर खा लेंगे। फिर जल्दी सोने की कोशिश करना, सुबह दोनों को स्कूल और यूनिवर्सिटी भी जाना है, और आकर शॉपिंग पर भी थक जाओगी। बेहतर है आराम कर लो। मैंने कहाँ जाना है अम्मा, आराम ही आराम है। मावरा मजरूम मुस्कुराहट के साथ गोया हुई। तुम सुबह से यूनिवर्सिटी जा रही हो, खाना खाकर सुबह की तैयारी कर लो। मुनज़्ज़ा की बात पे दोनों हैरान रह गई। इस काया पलट पे वो जितना हैरान होती कम था। क्या उनके इस फैसले की वजह ईशान जहाँ था? उससे मतभेड़ के बाद ही तो उन्होंने फैसले पर नज़रसानी की थी। समहान ने शाजिर शमून को भी तैयार कर लिया था। लड़कियां ज़्यादा थी, इसलिए एक गाड़ी में आना मुमकिन नहीं था। सबने फरियाल और फ़ायज़ा से भी इसरार किया था, लेकिन दोनों जिम्मेदारी के बाइस सहूलत से माजरत करके समहान अफंदी के झटपट चौधरी अशमत से इजाज़त लेने पे अभी सब उसकी तारीफ़ ही कर रही थी कि शाजिर शमून को अपनी गाड़ी निकालते देखकर सब खशमगी नज़रों से देख के रह गई। साफ मना कर देते कि नहीं ले जा सकते आउटिंग पे। यूँ मुल्कुल मौत को पीछे लगा दिया। गाड़ी से उतरते शनाया चौधरी सुनाना नहीं भूली थी। इतनी बेदिली भाभी, मैंने तो इसलिए वीरे को राज़ी किया कि निकाह के बाद आपको कंपनी मिलेगी। वो शरारत से छिड़ गया तो शनाया मुंह बसोर के चली गई। इशार जहांगीर ने इस मंजर को बगौर देखा था। समहान ने शाजिर शमून को चलने को कहा तो पहले इनकार के साथ उसने लड़कियों के जाने पर भी पाबंदी लगाना चाही, लेकिन मुकाबिल समहान अफंदी था जो लड़कियों को ज़बान दे चुका था। आखिर वो भी राज़ी हो गया। हवेली पे जिस तरह ताक के हमले हो रहे थे, इस पे ज़रूरी था कि वो चौकन्ने रहते। समहान अफंदी की सलाहियतों पर तो भरोसा था, लेकिन हवेली की सारी लड़कियां जा रही थी तो पर्दे के ख्याल से समहान ने मुहाफ़िज़ों को मना कर दिया था। और हकीकत जानकर शाजिर शमून ने साथ चलने की हामी भरी थी। जानता था मुहाफ़िज़ों की तरह उसके सामने भी सब रिज़र्व ही रहेंगी, लेकिन वो समहान अफंदी को अकेले जाने की इजाज़त नहीं दे सकता था। यूँ भी
पे के पहाड़ कुछ अच्छी शोहरत नहीं रखते थे। वहाँ के रिहायशियों का मानना था कि पहाड़ के उस तरफ डाकुओं का बसेरा बारिश के बाद ढलान के गर्दो नवा में जमा पानी झील का मंजर पेश करता इस पहाड़ की खूबसूरती बढ़ा देता। उसने इत्तेफाक से शाजिश यमुन के कुछ दोस्त मिल गए तो वो उनकी तरफ चला गया। लड़कियों ने भी खुल के सांस ली और हंसी मजाक करने लगी। सबके साथ वो आ तो गई थी लेकिन अजीब बेजारी छाई हुई थी। वो उन सबको छोड़ के आगे बढ़ आई थी। आगे कहाँ जा रही हो? सारी लड़कियाँ साथ हैं, यहीं इंजॉय करो। सम्मान ने देखा तो चंद कदमों में ही उसे जा लिया। तुम इंजॉय करो। इशाल सर झटक के आगे ही आगे चलने लगी। नतीजतन सम्मान अफंदी तकलीद करने पे मजबूर था लेकिन बाकी लड़कियों पर नज़र रखना भी ज़रूरी था। सुबह उल्टे कदमों चलता, उसके हम कदम होने के साथ सब पे बराबर नज़र रखे हुए था। सर के बल जब इस पहाड़ से नीचे गिरोगे तब हॉस्पिटल में ही आंख खुलेगी। उसकी लापरवाही पे शदीद गुस्सा आने लगा। मजबूर भी तो तुम कर रही हो, सुकून से सबके साथ बैठो। लेकिन ना जी, तुम्हें तो हर जगह 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की आदत है ना। बस स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है हर घड़ी। जहाँ ज़रा सी चूक हो जाए दिमाग ही नहीं मिलते। हर 2 मिनट बाद तो तुम्हारा मुंह बन जाता है। तुमसे शादी करने वाला सोच सोच के पागल हो जाएगा कि अब मैंने मलका आलिया की शान में कौन सी गुस्ताखी कर दी जो चेहरे का जोग्राफिया बिगड़ा। उसकी उल्टी चाल को नज़र में रखते वो फसी गुफ्तगू पे गौर घूर के रह गए। तुम्हें मेरी फिक्र में दुबला होने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। वो बिगड़ी नज़र बेख्तियार उसके ब्लू जीन्स में मौजूद पिस्टल पे पड़ी जो झलक दिखा रहा था। सम्मान अफंदी को उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तभी उसके कटीले लहजे पे हंसकर वो मुसलसल लड़कियों पे नज़रें जमाए हुए था। शाजी शमून दूर था और उसकी बेतुजी का फ़ायदा उसने उठाकर पिस्टल निकाल लिया। चल जाएगी, फ़ौरन लेने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन वो हाथ दूर कर गए। ये हर घड़ी पिस्टल लिए क्यों चलते हो? कदम रुक गए। वो हैरत से सवाल कर रही थी। हिफाजत के लिए रखना पड़ती है। उसने दोबारा हाथ बढ़ाया मगर वो फिर पीछे करके उसका मुआयना करने लगी। इशाल, बच्चों वाली हरकतें मत करो, लोडेड है, चल जाएगी। वो तशवीश भरी नज़रों से उसके हाथ में पिस्टल को देख रहा था। कुछ बैद ना था खुद को ही नुकसान पहुंचा लेती। क्यों खतरा मोल लेती हो? वापस करो। वो अब सरजनिश करने लगा। और जो उसकी सारी की सारी गोलियां तुम्हारी सीने में उतार दूँ। जब अच्छी तरह मुआयना कर चुकी तो पिस्टल की नाल सम्मान आफंदी के सीने की तरफ कर गई। ब्लू सूट में ब्लू आंचल सर पे लिए, हम रंग चादर शानों पे डाले, वो अबरूज चढ़ा के सवाल करती। कितनी मासूम लगी। शौक पूरा कर लो, मेरी तरफ से कोई मज़ाहमत नहीं होगी। पिस्तौल की नाल अपनी तरफ देखकर उसके चेहरे पर सुकून फैल गया था। पूरे एतमाद मुस्कुराहट के साथ उसे तकते हुए वो उसे झुंझलाने पे मजबूर कर गया। बड़े से पत्थर पे बेदिली से बैठते हुए उसने पिस्तौल भी पत्थर पे रख दिया था। क्यों? इरादा बदल गया? झुककर पिस्तौल उठाकर जीन्स में अड़सते हुए वो शरारत करने से बाज नहीं आया। वो सुनी अनसुनी किए इर्द गिर्द पे नज़र डाल गई थी। वो लोग खासी ऊंचाई पे मौजूद थे और पाँव फिसलने की सूरत में जानी नुकसान भी उठा सकते थे। वो गहरी नज़रों से देख रहा था। एक नज़र हंसती खिलखिलाती लड़कियों पर भी डाली। सब तफरी कर रही थी, सेल्फी बना रही थी। एक वहीं बेजार बैठी थी। कभी कभी उस पर शदीद झुंझलाहट का दौरा पड़ता था और इस झुंझलाहट का अक्सर शिकार सम्मान अफंदी ही होता था। सम्मान अफंदी हद्दुल इम्कान कोशिश करता था कि इस पे कनूतियत का दौरा कम से कम पड़े या ना ही पड़े। इस उदासी की वजह पूछ सकता हूँ? नहीं। अगले ही सानिया सख्ती से जवाब आया। लहजा किसी कदर गुलोगीर था। वो अंदर से इस कदर तन्हा थी कि जब कभी इस अकेलेपन का शिद्दत से एहसास होता तो अपना आप बेजान शह से कम नहीं लगता था। कोई नहीं था अपना जो अपने वजूद का एहसास बख्श कर इस अकेलेपन के कर्ब से निजात दिलाता। न मोहब्बत के 2 बोल उसके हिस्से में आते थे, ना ही कोई मोहब्बत भरा लम्स। मोहब्बत सब जताते थे लेकिन उसके अंदर दिन माहो साल का इतना दर्द था कि हवेली में मौजूद अपनों की मोहब्बत भी इस दर्द को मिटाने से कासिर नज़र आती थी। ऐसे वक्त में सम्मान अफंदी खुद को बेबस महसूस करता था। जानता था वो मोहब्बतों के तरसी हुई लड़की है लेकिन वो चाह कर भी कोई झूठी आस उसे नहीं दे सकता था। जानकर भी अनजान बन जाता। उसे भी अदराक था कि वो मोहब्बत से उसकी तरफ देखती है और जब वो उसे उसके जज्बों को नज़रअंदाज करता तो वो बिखरने लगती। वो हवेली से बेवफाई करके उसका वफादार कैसे हो सकता था? वो मुनासिब वक्त का मुंतज़िर था, मनसूबाबंदी से चलने पर यकीन रखता था। खबर थी बेसब्रेपन से कुछ हासिल नहीं होगा लेकिन नहीं जानता था कि इशाल के लिए सारी दुनिया वही था और जब उसकी तरफ से मायूस होती थी तो उसका जीने को भी दिल नहीं चाहता था। उस वक्त भी नीचे देखते वो उसे चौंका गई थी। अगर नीचे छलांग लगाने के बारे में सोच रही हो तो बता दूं, मेरी मौजूदगी में ऐसा मुमकिन नहीं है। वो शायद उसकी नीयत बहाम गया था। अपनी सोच को उसकी ज़बान से सुनकर उसने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। अगर मैं वाकई ऐसा कुछ कर गुजरूँ तो क्या करोगे? यूं ही हाथ सीने पे बांधे पत्थर से टेक लगाए खड़े रहोगे या मुझे बचाने आओगे? सवाल कड़ा था। हवेली का वफादार हूँ, कज़न हूँ, बचपन का साथ है। इस तरह के रवायती जवाब मत देना। मुझे इन घिसे पिटे डायलॉग्स में कोई दिलचस्पी नहीं। उसने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोका। इशाल सब दस्तरख्वान लगाए उसे आवाज़ दे रही थी।
तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा जवाब है। जानती हो तुम कभी इम्तिहान में पास नहीं हो सकते। जब हिम्मत की कमी है तो मेरे लिए फ़िक्रमंद होना भी छोड़ दो। उसकी खामोशी का एक एक लम्हा जहाँ गुस्सल था। जब खामोशी तवील होने लगी और जब मुसलसल पुकारने लगी तो वो गुस्से से कहती ऊंचे नीचे रास्तों पर चलने के लिए आगे बढ़ी। लफ्ज़ों की गोलाबारी इतनी सख्त थी कि वो उसके पीछे तो था लेकिन हम कदम नहीं। अभी वो सबके दरमियान पहुंचने भी नहीं थी कि एक नस्वानी चीख ने सबके आसान ख़ता कर दिए थे। चौधरी हशमत नमाज पढ़कर आराम के घर से लेटे ही थे कि चौधरी जहांगीर के काल पे उठ बैठे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा जी, कैसे याद आ गई? कमाल करते हैं बाबा जान, बात तो होती ही रहती है आपसे। चौधरी जहांगीर इस गिले पर शर्मिंदा हुए। बिल्कुल होती है, लेकिन तुम इतने मसरूफ़ होते हो कि अक्सर कॉल हम ही करते हैं, वो भी डरते डरते कि जाने फुर्सत है या किसी ऑपरेशन में मसरूफ़ हो। उनकी शर्मिंदगी दूर करने के लिए चौधरी हशमत ने मुस्कुराकर वजाहत की। आपका जब दिल चाहे कॉल कर लिया करें, आपसे बढ़कर कोई काम नहीं। जीते रहो, लेकिन तुम्हारी नौकरी ऐसी है कि बिला वजह तंग करना अच्छा नहीं लगता। खैर सुनाओ, शहर में सब ठीक है? बहू और बच्चे सब ठीक हैं आपकी दुआ से। बाबा जान, मैंने एक कॉल एक ख़ास मकसद के लिए की है। रस्मी बातों के बाद चौधरी जहांगीर असल बात की तरफ आए। हाँ हाँ कहो। चौधरी हशमत हमतन गोश हुए। यूँ तो आपने बच्चों की शादी का सिलसिला शुरू कर दिया। मेरे भी बच्चे हैं तो सोचा आपसे उनके मुतालिक भी बात कर ली जाए। बिल्कुल करूँ। जिस तरह हवेली के बच्चे हमें अजीज़ है उसी तरह तुम्हारे और वक्त के बच्चे भी हैं। तभी तो हमने चनार को शाह के निकाह में दे दिया। हवेली और शहर के पोते पोतियों में हमने कभी फ़र्क नहीं किया। चौधरी हशमत सच्चाई बयान कर गए तो जहांगीर को अपनी बात मनवाने की कभी उम्मीद हुई। ये जानकर खुशी हुई कि आपको शहरी पोती को अपनाने में कोई आर नहीं। जब एक शहरी पोती को आप हवेली में ले आए तो बाबा जान मैं भी उम्मीद रखूं कि दूसरी को भी खुशी से अपनाएंगे। मैं नरमीन के लिए समहान का रिश्ता चाह रहा था। सोचा था पहले असवन से राय लूँ। समहान उसकी औलाद है, लेकिन फ़ैसला आपका होगा, इसीलिए पहले आपसे बात कर रहा हूँ। तो फिर आपको कबूल है बाबा जान? चौधरी जहांगीर इस कमाल से अपनी बात कह गए कि एक लम्हे को चौधरी हशमत भी चुप से रह गए। समहान और नरमीन, चौधरी हशमत गालबन आलम तसव्वुर में दोनों को साथ साथ देख रहे थे। आपने समहान की कहीं बात तय कर रखी है क्या? उनकी खामोशी और पुरसोच अंदाज पे चौधरी जहांगीर ने सवाल किया। हैरत तो हमें इस इत्तेफाक पर है कि एक बेटी के लिए तुम्हारी दी जान ने बात की और दूसरी के लिए तुम कर रहे हो। अब समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कहें। चौधरी हशमत के जवाब पे वो चौंके। समझा नहीं। वो इशाल के लिए मुंह से बेटी का लफ्ज़ निकालना भी खिलाफ मिजाज समझते थे। जब शाजिर शमून ने उज़र किया इशाल से शादी के लिए तो हम बहुत परेशान थे। तब तुम्हारी बेजान ने मशवरा दिया कि इशाल के लिए समहान बेहतरीन इंतखाब है। हम इसी पर सोच रहे थे कि निदा के बाद समहान और इशाल की रस्म कर देंगे, या शाह और शनाया के साथ समहान और इशाल की भी रुखसती। लेकिन अब तुम नरमीन की बात कर रहे हो। दोनों सूरतों में समहान तुम्हारा ही दामाद बन रहा है। चौधरी हशमत ने तफसील बताई तो चौधरी जहांगीर का मुँह बन गया। बाबा जान, आप चाहे नरमीन के लिए इनकार कर दे, लेकिन समहान की शादी इशाल से हो ये ख्याल ही गलत है। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि इशाल को हवेली से कहीं दूर ब्याह है। चौधरी जहांगीर के दो टोक लहजे पे सहबा को तो बहुत खुशी हुई, लेकिन चौधरी हशमत सोच में पड़ गए। इशाल हवेली में रहे, इससे तुम्हें क्या मसला है? बस बाबा जान, मुझे उस औरत की बेटी से शदीद नफरत है जिसने मेरी खुशियाँ मुझसे छीन ली और एक मासूम जान मेरी वजह से दुनिया से चली गई। अपनी ख्वाहिश की कातला की बेटी को जब देखता हूँ नफरत से शूट कर देने को जी चाहता है। ज़माने भर की नफरत उनके लहजे में थी। नफरत तो खुदगर्जी की अलग ही दास्तान थी जिसकी भेंट सगी बेटी चढ़ रही थी। ठंडे हो जाओ जहांगीर, हम सोचते हैं कुछ, तुम्हारी बेजान से मशवरा करते हैं। उन्होंने बहलाना चाहा। सोचना क्या है बाबा जान, हाँ कर दे। इशाल तो यूँ भी किसी न किसी दिन मेरे हाथों मारी ही जाएगी। आप इसे समहान से ब्याहेंगे और मेरा सामना होता रहा तो शायद जल्द ही। उसकी ज़िंदगी अजीज़ है तो बेहतर है उसे मेरी नज़रों से दूर ब्याहें। चौधरी जहांगीर बरसों का जहर उस घड़ी निकाल रहे थे, इतना कि चौधरी हशमत तक दंग रह गए थे। बरसों बीत गए जहांगीर, भूल जाओ सब। अंदाज नासहाना था। मैं कुछ नहीं भूल सकता बाबा जान। इस किस्से को दफन होने के लिए या तो इशाल को दफन होना पड़ेगा या मुझे। जब तक हम दोनों में से एक किरदार भी जिंदा ये कहानी अंजाम तक नहीं पहुंच सकती। चौधरी जहांगीर का लहजा इस कदर सर था कि चौधरी हशमत कुछ बोलने के काबिल ही न रहे। रखता हूँ फ़ोन, साथ ही मंगनी की तैयारी भी शुरू कर रहा हूँ। नरमीन और समहान की उम्मीद है आप सबसे बात करके जल्द खुश खबरी सुनाएंगे। रात को कॉल करता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अपनी सुनाकर चौधरी जहांगीर फ़ोन बंद कर गए थे। अंदाज ऐसा था जैसे इनकार आएगा ही नहीं। चौधरी हशमत काफ़ी देर पुरसोच अंदाज में दाढ़ी पे हाथ फेरते रहे थे। ये क्या हो गया? अचानक अम्मा को जो उन्होंने आनन फानन पाबंदी उठा ली। मावरत मतहीर सी अनुषा के सामने बड़ा जमान थी। हैरत तो मुझे भी बहुत हो रही है। अम्मा कम ही अपने फैसले बदलती। अब चंद घंटों में तुम्हें यूं नहीं जाने की इजाज़त मिल गई। जा हैरत कुन है। अनुषा खुशी अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। शायद अम्मा को ईशान जहाँ से मिलकर वैसी ही फीलिंग आई होगी जैसी मुझे हुई।
इस्त्री स्टैंड पे पकड़े कपड़े रखकर उन्होंने अंदाज़ा ज़ाहिर किया। क्या मतलब, कैसी फीलिंग? मावरा हैरान हुई। यही कि ईशान जहाँ इतना खौफनाक नहीं जितना हमारी नज़र में उसका इमेज था। सॉफ्ट नेचर का सुलझा हुआ इंसान लगा जिसके दिल में इंसानियत का दर्द भी है। ऐसा इंसान किसी के लिए बुरा कैसे कर सकता है? हाँ, वो इतना ही अच्छा है तो उसे विलन मैंने बना दिया है ना। मावरा को उसकी ये बात बिल्कुल अच्छी न लगी। ऐसा मैंने कब कहा? अनुषा ने तरदीद की। तुम्हारी बातों से तो यही जाहिर है, मावरा जता गई। मैं तो अम्मा का बता रही थी। सच कहो तो तुम्हारी बातों से मैंने जिस वडेरे जागीरदार का खौफनाक नक्शा खींच रखा था, ईशान उसका उल्ट लगा। मानना पड़ेगा भाई, आजकल के जागीरदार मॉडर्न और बहुत हैंडसम हो गए हैं। अनुषा आखिर में शरारत से कहने लगी तो मावरा उसे घूरने लगी। पहले बताना था ना, तुम्हारे लिए भी किसी जागीरदार का रिश्ता ढूंढते। जो मिल गया मैं उसी पे साबिर और शाकिर हूँ। मावरा के छेड़ने पे वो हंसती। तुम ईशान जहाँ को सोच कर अपना दिल न चलाओ, बल्कि यूं ही जाने के लिए इजाज़त मिलने पे शुक्र अदा करो। ये इस सदी का कोई मोजज़ा ही है। तुम्हारी कोई नेकी काम आ गई। कह तो ठीक रही हो, मैं तो शुक्राने के नफल पढ़ने का सोच रही हूँ। मावरा ने इत्फाक करते हुए जज्बात का इजहार किया तो अनुषा ने तायद किया और उसने अमल करने में ज़रा देर नहीं की। झट वजू करके नियत बांध ली। वो नमाज में ही थी जब मुनज़्ज़ा का सेलफोन मुसलसल बजने लगा। जाने मुनज़्ज़ा कहाँ थी? अनुषा इस्त्री बंद करके दूसरे कमरे में रखने गई थी। क्या हुआ? वो जहाँ नमाज लपेट रही थी जब अनुषा उलझी हुई सी कमरे में दाखिल हुई। अम्मा के नंबर पे कॉल आई थी। वो वॉशरूम में थी तो मैंने कॉल रिसीव कर ली, लेकिन वो आधी बात बताकर चुप हो गई। लेकिन क्या? मावरा को ताज्जुब हुआ। कोई मर्द था? अम्मा का पूछने लगा। मैंने जवाबन पूछा आप कौन? तो बदतमीज़ी से बोलने लगा तुम्हारा बाप। हद हो गई घटियापन की, तुमने जलील करना था ना। उसे सुनकर गुस्सा आने लगा। किया ना। जब बातें सुनाकर मैंने कहा कि मेरे वालिद हयात नहीं तो हंसने लगा कि मुर्दा जिंदा हो गया। कोई बहुत ही नीच इंसान होगा। नंबर देना, मुझे हशर कर दूंगी बेगैरत इंसान का। उसका खून उबलने लगा। वो तो मैं भी करने लगी थी, लेकिन तब तक अम्मा कमरे में आ गई और उन्होंने फ़ोन ले लिया। डांटने लगी कि रॉन्ग नंबर रिसीव क्यों किया। कौन हो सकता है ये नीच इंसान? बोल जी। रॉन्ग कॉल पे ऐसे ही बेज़मीर लोग टकराते हैं। लानत भेजो। ये सब सुनकर खुद उसका खून उबलने लगा था, लेकिन वो उसे सुकून से रहने का मशवरा दे रही थी। वो सब जिस खुशी से तफरीह के लिए गए थे, वापसी उतनी ही दिलशकन थी। चादर में उलझकर शनाया बुरी तरह गिरी थी कि खुद को संभालने के चक्कर में बड़े से पत्थर को थामने की कोशिश में वो फिसलने से बचकर उसी पर बुरी तरह गिर गई थी। कमर पर शदीद चोट लगी थी और इससे भी ज़्यादा उसकी चीख ने सबको बदहवास कर दिया था। शाह भी सरहद से उनकी तरफ आया था। दूसरी तरफ सम्मान ने भी दौड़ लगाई थी। तब तक लड़कियां उसके गिर्द जमा हो चुकी थी। मेरी बैकबोन टूट गई है, उठ नहीं सकती। सबने उठने का मशवरा दिया तो वो रूहान सी हुई। थोड़ी हिम्मत करो, कुछ नहीं हुआ। शाबाश। निदा ने करीब आकर उसे शानों से संभाला, साथ ही शाज़मा को भी इशारा किया कि वो दूसरी तरफ से उठने में मदद दे। बहुत मुश्किल है, नहीं उठ सकती। उसने हाथ पांव छोड़ दिए। सबके चेहरे से फिक्रमंदी झलकने लगी। इशाल भी करीब आ चुकी थी और अब तमाम लड़कियां उसे खड़ा करने के जतन कर रही थी, लेकिन वो इनकार करते हुए दर्द के मारे हाय हाय कर रही थी। जरीश, सामान समेटकर गाड़ी में बैठने की करो। समहान अफंदी ने बहन को हदायत की तो वो सारी लाकर जल्दी जल्दी खाने पीने की चीज़ें और चादर समेटने लगी। यमुना भी उसकी मदद करने लगी थी। दर्द ज़्यादा हो रहा है शनाया। शाज़मा भी फिक्रमंदी से उसे तशवीश से देख रही थी। बहुत शदीद दर्द है, पता नहीं मैं कभी अपने पैरों पे खड़ी भी हो सकूंगी या नहीं। शनाया के दिल गुदास दुहाई पे शादिर शमू ने एक संजीदा नज़र डाली। शाल खामोश तमाशाई बनी हुई थी। न जाने क्यों ये सब उसे एक ड्रामा लग रहा था, जैसे शनाया तो तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रही हो। हमें जल्दी भाभी बेगम को हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। आप सब चल के गाड़ी में बैठिए। सम्मान अफंदी लड़कियों को हदायत देने लगा। लेकिन शनाया कैसे चल पाएगी? सम्मान अफंदी की हदायत पर निदा ने ताज्जुब का इजहार किया। वो खड़ी नहीं हो रही थी। कुजा के नीचे रास्तों से गुजरकर गाड़ी तक जाना। आप चले, भाभी बेगम आ जाएंगी। ब्रो, सम्मान अफंदी समझदारी का सबूत देते हुए सबको आगे चलने का इशारा कर रहा था ताकि उनके सामने शाजिर शमून झिझक के मना न करे। निदा और बाकी सबकी समझ में भी सम्मान की बात समझ आ गई थी। तभी सब आगे बढ़ने लगे और शनाया चौधरी को आसान खता होने लगे। नन्ही निदा, शाज़मा सहारा दो, मैं उठने की कोशिश करती हूँ। सम्मान अफंदी का बात का मफहूम और शाजिर शमून को अपनी तरफ बढ़ते देखकर उसकी आवाज़ ही कप आ गई। उसकी पुकार पर निदा और शाज़मा एक लम्हा की भी ताख़ीर किए बिना उस तक आई और अब की बार वो वाकई खड़ी हो गई थी। गो के चेहरे पे तकलीफ के आसार थे। शाजिर शमून एक तरफ हो गया था। गाड़ी तक का फासला जैसे तैसे तय करके उनका काफिला मकामी हॉस्पिटल की तरफ सफ़र कर रहा था, जो कि खासा दूर वाक़ था, लेकिन दोनों की माहिराना ड्राइविंग काम आई थी और वो कलील वक्त में हॉस्पिटल पहुंच गए थे, जहां जदीद सहूलतें तो नहीं थी मगर डॉक्टर था। शुक्र है हड्डी नहीं टूटी। चोट शदीद है जिसकी वजह से इन्हें तकलीफ ज़्यादा है। उसकी हाय हाय को मलहूज़े खातिर रखकर डॉक्टर ने तसल्ली से चेकअप करने के बाद दवा तजवीज़ करते हुए कहा तो सबकी जान में जान आए।
बिना एक्सरे के आप कैसे कह सकते कि हड्डी सलामत है? मैं कोई शौक से शोर कर रही हूँ? अल्ट्रासाउंड एक्सरे मशीन की बुनियादी सहूलत आपके फटीचर हॉस्पिटल में नहीं और आप बैठकर आमिल बंगाली की तरह मर्ज तशखीस कर रहे हैं। वो दर्द में थी तो इतना बोल गई, ठीक होती तो शायद डॉक्टर के उस तरह फेर देती। शनाया, ये बहुत तजुर्बा कार डॉक्टर, हम बचपन से इलाज के लिए इनके पास ही आते हैं। शाज़मा ने हाथ दबाकर उसे चुप करवाना चाहा। तजुर्बा कार डॉक्टर भी उसकी प्रोफेसरी झाड़ने पे मुंह उठाकर तकने लगा। शाज़ी शमून को उसकी ज़बानी जमा खर्च से ही अंदाज़ा हो गया कि वो चाको चौबंद है। लड़की जितनी तुम्हारी उम्र है इससे 3 गुना ज़्यादा मेरा तजुर्बा है। बिना हाथ लगाए बता सकता हूँ कहाँ की हड्डी टूटी है, कहाँ की सलामत है। डॉक्टर को भी उसकी शोला बयानी ज़रा नहीं भाई थी। जब इतना ही तजुर्बा है तो हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? आस्थाने में बैठिए, सरकारी तनख्वाह से 3 गुना ज़्यादा कमाएंगे। वो जुलबुलाकर मशवरा दे गई। समहान अफंदी ने तौबा मुश्किल हंसी रोकी। खुद लड़कियों का भी यही हाल था। अलबत्ता शाज़ी शमून को उसकी ज़बान दराजी एक आंख नहीं भारी थी। निदा, मोहतरमा को लेकर चलने की करो, शायद चोट का असर दिमाग पे ज़्यादा हो गया है। वो शायद और भी ज़्यादा डॉक्टर का मिजाज पूछती, लेकिन शाज़ी शमून के सर जुमले पे चुप करके, इस जाहिर डॉक्टर को पता ही नहीं मैं खुद डॉक्टर की औलाद हूँ, उल्लू बना रहा है। मुझे जल्द से जल्द अच्छे हॉस्पिटल लेके चलो, ये ना हो सारी उम्र चलने फिरने से माजूर हो जाऊँ। पापा के पास एक पेशेंट आया था, हड्डी का इलाज करवाने में देर कर दी और सारी ज़िंदगी के लिए बिस्तर का होके रह गया। अल्लाह ना करे मेरे साथ ऐसा हुआ तो। गाड़ी में बैठ के भी वो दिल दहला देने वाली मिसालें चुन चुन के उन्हें सुना रही थी। निदा और शाज़मा बराबर उसे तसल्ली दे रही थी और शाज़ी शमून के कान उसकी आहोजारी से पक रहे थे। वो सब हवेली लौट आए थे। शनाया की आहो बका हद से ज़्यादा बढ़ने लगी थी, वक्फे वक्फे से रोने भी लगी थी। हवेली में जंगल के आग की तरह खबर फैल गई थी। कोई सर्जनिश कर रहा था कि ऐसे मकाम पे गए ही क्यों। कोई नादिर नयाब टोटके और दवा की तफसील बता रहा था। चौधरी अशमत भी अपने कमरे से निकल आए थे और शनाया ने दर्द भरी वीडियो शूट करके चौधरी बख्त और दिया को सेंड कर दी थी। वीडियो का ही कमाल था जो बेहद कलील वक्त में दिया ने उसे और चौधरी बख्त ने चौधरी अशमत को कॉल की थी। दिया फिक्रमंद थी, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाने पर जोर दे रही थी। तो चौधरी बख्त अभी और इसी वक्त हवेली आने की बात कर रहे थे। वक्त परेशान ना हो, हम शनाया को शहर के अस्पताल में भेजने के बारे में सोच रहे हैं। चौधरी अशमत उनकी उजलत पे समझाने लगी। गुस्ताखी माफ़ बाबा जान, बुरा ना मानिएगा, अब तक शनाया को शहर के अस्पताल में होना चाहिए था, लेकिन आप भी जानते हैं कि शहर आते आते मज़ीद कई घंटे लग जाएंगे और मैं नहीं जानता इस वक्त कोई डॉक्टर ड्यूटी पर है भी या नहीं। खुद डॉक्टर हों इसलिए जानता हूँ कि जल्द से जल्द ट्रीटमेंट ना हुआ तो केस मज़ीद मुश्किल हो सकता है। ज़रा सी लापरवाही से उम्र भर की माजूरी हो सकती है। फिर लड़की ज़ात है जिस बुरी तरह दर्द से रो रही है, मेरा दिल बैठा जा रहा है बाबा जान। बेहतर आप इजाज़त दें कि मैं आकर शनाया को ले जाऊँ और यहाँ अपने अस्पताल में काबिल डॉक्टर से फौरी ट्रीटमेंट करवाऊँ। ठीक है बख्त, तुम बाप हो फिर डॉक्टर भी, तुम बेटी के लिए हमसे बेहतर सोच सकते हो। चौधरी बख्त बेटी की मोहब्बत में इतना कुछ बोल गए थे जो चौधरी अशमत को बहुत महसूस हुआ था, इसीलिए उनके लहजे में हल्की सी खफ की नुमाया थी। आपकी रज़ा के लिए मैं फिर कभी शनाया को हवेली में छोड़ दूंगा। चौधरी बख्त को भी खफकी महसूस हो गई थी। जैसी तुम्हारी मर्जी, इस वक्त तो शनाया को भेजना ज़रूरी है। तुम आने की जहमत ना करो, बल्कि हम ही शनाया को भेजने का इंतज़ाम करते हैं। बाबा जान बाई एयर, चौधरी बख्त हल्के से मुनमुनाए। बेफिक्र रहो, बच्ची बैठने के काबिल ना हुई तो स्ट्रेचर का बंदोबस्त भी कर देंगे। चौधरी अशमत की यकीन दहानी पे वो मुतमईन होकर शनाया को कॉल करके तसल्ली देने लगे थे। चौधरी अशमत ने समहान अफंदी और शाज़ी शमून को अपने कमरे में तलब कर लिया। थोड़ी देर बाद दोनों ही उनके सामने मुअद्दिब खड़े थे। समहान अफंदी मतवक्का क्लास का मुंतज़िर था कि वही तफरी की इजाज़त लेने का गुनहगार था और हादसा हो गया। समहान, पहली फ्लाइट से अपनी दीजान, शाह और शनाया की टिकट करवा दो कराची के लिए, और शाह तुम जाने की तैयारी करो। इस बैठे बिठाए मुहिम पर वो अंदर ही अंदर झुंझलाया तो बहुत, लेकिन सर हिला गया जबकि समहान अफंदी सेलफोन पर एयरलाइन के दफ्तर से रब्ता करने लगा था। दाजान, 3 नहीं 2 टिकट दस्तयाब है 1.5 घंटे बाद की फ़्लाइट में, जबकि अगली फ़्लाइट कल की है जिसमें तीनों टिकट मुमकिन है। समहान अफंदी ने इतला दी। फिर अपनी दीजान का रहने दो, शाह और शनाया के लिए बुकिंग करा दो। चौधरी अशमत ने एक लम्हे की ताख़ीर किए बिना जवाब दिया तो वो सारी लाकर फिर से कदरे दूर होकर बात करने लगा। तुम्हारी दीजान भी साथ होती तो अच्छा रहता, लेकिन मर्द का होना भी ज़रूरी है। निकाह में है अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। चौधरी अशमत खुद कलामी के अंदाज में कह रहे थे और सर हिलाते हुए उसका जहन दूर सफ़र करने लगा था। बुकिंग हो गई दाजान, जाओ शाह तैयारी करो। हुक्म पे वो खामोशी से चला गया था। शनाया के जाने से पहले सदका के बकरों का इंतज़ाम करो। समहान, अपनी दीजान से कहना बच्ची का हाथ लगवाकर उसे रुखसत करे। कमरे में मौजूद समहान अफंदी को अगला हुक्म सुनाया गया। बेहतर दाजान, और वो बोतल के जिन की तरह हुक्म बजा लाने की हामी भर के उनके कमरे से निकल गया था। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।